बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फ़िज़िक्स की क्लास में खुशामदीद। फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है नेचर ऑफ लाइट। इस चैप्टर की हम स्टडी कर रहे थे। आपको पता है जी कि हम एक चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है हम पढ़ते हुए जा रहे हैं, साथ साथ हम जो है वो रिवीजन करते जा रहे हैं। तो लास्ट वीक जो है हमने 2 क्लासेस रिवीजन की रखी थी, ठीक है जी, और एक क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। आज अब हम इस चैप्टर का मज़ीद स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में यानी कि नेचर ऑफ लाइट में जो टॉपिक मुकम्मल कर लिया था वो था लाइट का नेचर। हमने देखा कि लाइट जो है उसको किस तरह पहले कंसीडर किया जा रहा था कि वो पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, और एक थ्योरी थी जिसकी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी न्यूटन ने पेश की थी। और इस थ्योरी के की वजह से लाइट को आप पार्टिकल्स मानते थे, कॉर्पसेल से मिल के बनी हुई होती थी। उसके बाद फिर वेव थ्योरी का दौर आता है। क्रिश्चियन हाइजीन ने वेव थ्योरी पेश की थी, और उस थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो वेव से मिलके, वेव है लाइट, लाइट जो है वो वेव नेचर होता है लाइट का। लेकिन इन दोनों थ्योरीज में कुछ फॉल्ट था, कुछ कुछ बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी। उसके बाद आता है जी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, और वो डिस्कवर करते हैं कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उससे कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं आपको कि हाँ जी, अगर लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो फिर किस तरीके से लाइट जो है वो बगैर मीडियम के ट्रैवल कर रही है। उसके बाद आते हैं जी मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक एक थ्योरी पेश करते हैं जिसको आइंस्टाइन समेत बड़े बड़े जो नामवर साइंटिस्ट हैं वो इंडोर्स करते हैं। और उस थ्योरी का नाम होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। बाद में इसको हम ड्यूल नेचर या ड्यूल नेचर ऑफ लाइट भी कहते हैं इस थ्योरी का नाम। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के मुताबिक लाइट जो है वो ना पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है, लाइट ना वेव है, बल्कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जीज होते हैं जिनको हम कहते हैं फोटॉन्स, उनसे मिलकर बनी हुई होती है, फोटॉन से मिलकर बनी हुई होती है। फोटॉन्स की खास बात यह है कि फोटॉन्स जो है वो अपने अंदर एनर्जी रख रहे होते हैं, उनके अंदर एनर्जी ज़रूर होती है लेकिन उनका मास नहीं होता, और ये डिस्क्रीट होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते, डिस्क्रीट होते हैं। तो इनका ये जो डिस्क्रीट बिहेवियर है कि ये कंटिन्यूस नहीं है, थोड़ा सा गैप गैप के साथ ये निकल रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं। तो ये पार्टिकल की खूबी आ जाती है फोटॉन्स के अंदर इस वजह से। और चूंकि फोटॉन्स का मास नहीं होता, एनर्जी होता है, तो ये इस वजह से फोटॉन के अंदर जो है वो वेव की प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो ये जो फोटॉन्स होते हैं इनका ड्यूल नेचर होता है। ये वेव का तो नेचर भी होता है इनके अंदर, और पार्टिकल्स वाला नेचर भी होता है। तो यूं ये जो लाइट है जो कि फोटॉन से मिलके बनी हुई है, ये अपना ड्यूल नेचर शो करती है, दोहरा नेचर शो करती है। कभी कभार ये लाइट जो है वो पार्टिकल का बिहेवियर शो करती है, कुछ फिनोमिना में ये पार्टिकल का बिहेवियर शो कर रही होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे कि। और कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिसमें लाइट जो है वो आपका वेव नेचर शो कर रही होती है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। यहाँ पर जाके ये सॉर्ट आउट हुआ, ये मसला ख़त्म हुआ कि लाइट का नेचर क्या है। और अब हम लाइट का नेचर जो है वो ड्यूल मानते हैं। हम लाइट को कहते हैं जी कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलके बनी हुई है, और इसका ड्यूल नेचर होता है, ये डबल नेचर का बिहेवियर होता है इसका। कभी वेव बन जाती है, कभी ये साउंड बन जा, कभी जो है वो पार्टिकल बन जाती है। ये तो हो गया नेचर ऑफ लाइट, थोड़ा सा इसको हमने रिपीट भी कर लिया। अब हम जो फिनोमेना डिस्कस करने जाएंगे इस चैप्टर के अंदर, हमने जो है वो जो फिनोमेना डिस्कस करने हैं वो 3 फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे। पहला फिनोमेना है लाइट का जिसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इस चैप्टर में हम लाइट का इंटरफेरेंस नाम का फिनोमेना काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर जो दूसरा फिनोमेना हम पढ़ेंगे लाइट का वो कहलाता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को हम पढ़ेंगे। और तीसरा फिनोमेना जो है लाइट का वो कहलाता है पोलराइजेशन। तो इन 3 फिनोमेना को हमने अब इस चैप्टर में डिस्कस करना है। और भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं लेकिन वो आपने छोटी यानी मैट्रिक क्लास में डिस्कस कर लिए। लाइट पे जो रिफ्लेक्शन होती है, लाइट की जो रिफ्रैक्शन होती है, लाइट का जो डिस्पर्जन होता है, वो आपने मैट्रिक क्लास में स्टडी किया। और अब ये 3 फिनोमेना आप इंटर क्लास में स्टडी करेंगे, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। ठीक है, तो पहले इंटरफेरेंस की बात करेंगे। एक बात, दूसरी बात ये कि ये तीनों बिहेवियर जो होते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों बिहेवियर जो हैं ये एक्चुअल में वेव की खूबी होते हैं। ठीक है जी, ये तीनों जो है वे वेव की प्रॉपर्टी होती है, यानी ये वेव के अंदर शो हो रहे होते हैं। ये फिनोमेना ये वेव के फिनोमेनाज होते हैं, यानी कि साउंड जो होती है वो इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन करेगी, या वाटर वेव जो होती हैं वो इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन करती हैं। तो अगर लाइट ये तीनों फिनोमेना शो करती है तो इससे साबित ये होता है कि लाइट जो है वो एक वेव हो जाती है। लाइट इज अ वेव। तो ये जो क्रिश्चियन हाइजीन की वेव थ्योरी थी वो इन 3 फिनोमेना की वजह से सपोर्ट होती थी।
वो ये कहता था कि अगर लाइट वेव है तभी तो ये तीन फिनोमेना उसके अंदर होते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, क्योंकि ये तीनों फिनोमेना वेव से ताल्लुक रखते हैं, पार्टिकल से ताल्लुक नहीं रखते। ठीक है, तो ये जो तीन फिनोमेना है, चूंकि ये वेव की प्रॉपर्टी होती है, हम इसको लाइट पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ लाइट जो है वो बिहेव करेगी एज अ वेव। हमने बात की कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के मुताबिक लाइट जो है वो कभी वेव की तरह बिहेव करती है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो इन तीन फिनोमेना के अंदर लाइट कैसा बिहेव करेगी? लाइट बिहेव करेगी एज अ वेव। ठीक है, एज अ वेव। ये जो लाइट के फोटॉन्स होंगे वो इन तीन बिहेवियर, इन तीन फिनोमेना में वेव का बिहेवियर शो कर रहे होंगे। ठीक है, तो इधर इन तीनों फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हम लाइट को वेव कंसीडर करेंगे। ठीक है, पार्टिकल्स कंसीडर नहीं करेंगे, हम लाइट को वेव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जब भी हम बात करेंगे तो हम लाइट को वेव कंसीडर कर रहे होंगे। लाइट के पाथ को हम कुछ इस तरह शो करेंगे जैसे वेव जाती है, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है और ट्रांसवर्स वेव का ये वाला ग्राफ बनता है साइनोसोडियल ग्राफ। तो हम यहाँ पर लाइट को कुछ इस तरह मेंशन करेंगे, इस तरीके से शो कर रहे होंगे, क्योंकि ये वेव का फिनोमेना है, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम चूंकि इन फिनोमेना को स्टडी करने से पहले हमें कुछ जो है छोटी छोटी सी बेसिक टर्म्स होती हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। इंटरफेरेंस आपको बेहतरीन तरीके से तभी समझ में आएगा जब आपको बहुत सारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए जी, उन कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीनों फिनोमेना वेव के होते हैं, लिहाजा यहाँ इन तीनों फिनोमेना में लाइट जो है वो बिहेव करेगी एज अ वेव। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई कि इन तीन फिनोमेना के लिए लाइट और उसके अंदर पाए जाने वाले जो फोटॉन्स होंगे वो एज अ वेव बिहेव करेंगे। दूसरा, हम जानते हैं कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है पहले भी कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये बगैर मीडियम के ट्रैवल कर जाती है, और लाइट एक ट्रांसवर्स वेव होती है। तो थोड़ा सा ट्रांसवर्स वेव को रिपीट कर लेते हैं। चैप्टर से पिछले वाले जो चैप्टर है, चैप्टर 8, उसमें हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं जी, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होते हैं? जिनके अंदर अगर आपकी वेव जो है वो अगर ऐसे इस डायमेंशन में ट्रैवल कर रही है, एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, तो जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे होते हैं वो वाई एक्सिस पे वाइब्रेट हो रहे होंगे, ऐसे वाइब्रेट हो रहे होंगे, इधर आएंगे इधर आएंगे ऐसे। ठीक है जी, वाई एक्सिस पे मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन हो रही होती है। तो ऐसी वेव को जिनके अंदर वेव की डायरेक्शन एक डायमेंशन में होगी, जबकि वेव में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी वाइब्रेशन दूसरे डायमेंशन में होगी। अगर वेव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है तो मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसी वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। फिर मैंने आपको नेचर ऑफ लाइट के दौरान बताया था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो लाइट में तीन मामला होते हैं। लाइट के अंदर दो फील्ड होती हैं। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली बात दोबारा बताऊं तो ये जैसे कि ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है डायमेंशन, ये वाई एक्सिस होता है डायमेंशन, ये जेड एक्सिस होता है। तो अगर लाइट आपकी इस डायमेंशन में ट्रैवल कर रही है, एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे आपको इसकी एक फील्ड मिलती है जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको मैंने रेड से बनाया हुआ है। और जेड एक्सिस पे आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ये इसकी जेड एक्सिस हो गई, इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। एक डायमेंशन में वेव की डायरेक्शन है, एक डायमेंशन में वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक डायमेंशन में वेव की मैग्नेटिक फील्ड है, और तीनों डायमेंशन के दरमियान 90 यानी परपेंडिकुलर होती है। तो ये तीनों चीज़ें परपेंडिकुलर हो गई। तो ये ट्रांसवर्स बिहेवियर ही हो गया इसका। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव है ये लाइट, लाइट ट्रांसवर्स वेव है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया, ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हो गया। अब चूंकि ट्रांसवर्स वेव भी हम पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर जो टर्म्स आती हैं थोड़ा सा उनको भी रिपीट कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि ये ट्रांसवर्स वेव की सपोज करें डायरेक्शन है, ये ऐसे एक्स एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है। तो हम ट्रांसवर्स वेव को ऐसे शो करते हैं। इस ग्राफ को आप कहते हो साइनोसोडियल ग्राफ। ऐसे हम ट्रांसवर्स वेव को डायग्राम में शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, इस तरह की डायग्राम बनाई जाती है। अब इसमें ये जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं इनको हम कहते हैं क्रेस्ट, जबकि ये जो लोएस्ट पॉइंट आ रहे होते हैं, लोएस्ट मैक्सिमम पॉइंट, इनको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है जी, ये क्रेस्ट और ट्रफ्स मौजूद होती हैं आपके पास ट्रांसवर्स वेव के अंदर। ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ठीक है जी, ये डायरेक्शन है वेव की। उसके बाद ये जो डिस्टेंस होता है, यानी कि ये जो है आपकी डायरेक्शन, जो इसका मीन पोजीशन कहते हैं, और मीन से क्रेस्ट के तक जो डिस्टेंस होता है या फिर मीन से लेके ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है
इसको आप एम्पलीट्यूड कहते हैं, और एक्स नॉट से इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड होता है जी मीन से लेके क्रेस्ट तक का फासला, ये भी एम्पलीट्यूड होता है मीन से लेके ट्रफ तक का फासला। उसके बाद वेव लेंथ क्या होती है जी, एक पूरी वेव की जो लंबाई होती है ना उसको आप कहते हो वेव लेंथ। अब एक वेव किस क्या होगी, ये एक वेव है, अगर आप ओ से स्टार्ट करते हो तो ये आपकी ओ से पहले क्रेस्ट पर आई, फिर वापस ओ पर आ गई, फिर ओ से ये ट्रफ पर गई, और फिर ये वापस ओ पर आ गई। अब ये अपना इसने अपना सफ़र कंप्लीट कर लिया, और अब ये रिपीट हो रही है, देखें अब आगे क्या होगी, रिपीट होगी। अब ये देखें दोबारा जो है वो क्रेस्ट पे जा रही है, दोबारा जा रही है। तो ये जो पूरा एक कंप्लीट मोशन है इसको आप कहते हो वन वेव, ये वन वेव कहलाती है। तो जब भी हम वन वेव बोलेंगे इसका मतलब ये हो जाता है, ये एक वन वेव हो जाएगी, ओ से लेके क्रेस्ट, क्रेस्ट से फिर वापस ओ से ट्रफ, ट्रफ से वापस ओ, ये वन वेव होती है। अच्छा, अब ये वन वेव की जितनी भी लेंथ होगी, यानी कि इसको हम मेजर करने का तरीका ये होता है कि हम क्रेस्ट से क्रेस्ट नाप लें, क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक नाप लें, ये यूं भी नापा जा सकता है, या हम ट्रफ से लेके ट्रफ तक को नाप लें, इसको ऐसे भी नापा जा सकता है, या हम ये पूरी ये जो ग्रीन लाइन बनाई हुई है इसको मेजर कर लें, ओ से लेके इस ओ तक, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके इस यहाँ तक, ये तीनों एक ही बात होती है। इसको हम कहते हैं ये है वन वेव लेंथ, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। और इसको जो हम सिंबल से डिनोट करते हैं वो सिंबल है जी ये ग्रीक लेटर लैम्डा। तो ये वन वेव यानी कि एक वेव की जो लंबाई होती है ना इसको आप कहते हो वन वेव लेंथ या वेव लेंथ, सिंपली वेव लेंथ। ठीक है, तो हमारे पास क्रेस्ट क्या होते हैं, वेव के हाईएस्ट पॉइंट, ट्रफ क्या होते हैं, वेव के लोएस्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक के फासले। ठीक है, यानी कि मीन से क्रेस्ट, मीन से ट्रफ तक का जो डिस्टेंस है, लंबाई वाला डिस्टेंस, इसको आप कह रहे होते हो एम्पलीट्यूड। फिर वन वेव क्या होगी, जिसमें आपकी वेव ने अपना सफ़र मुकम्मल कर लिया, जिसको आप वन वेव कहते हो। ये एक वन वेव हो गई जो ग्रीन से ड्रॉ की हुई है। इस वेव की लंबाई को आप कहते हो वेव लेंथ। आप इसको मेजर कैसे करोगे, दो क्रेस्ट के दरमियान नाप लो या दो ट्रफ के दरमियान नाप लो, ये इसको मेजर करने का तरीका है। दैट इज कॉल्ड वन वेव, ये एक वन वेव है और इसकी लेंथ है वेव लेंथ। अच्छा, अब उसके बाद टाइम पीरियड, एक चीज़ हमने पढ़ी हुई होती है पिछले चैप्टर में। टाइम पीरियड क्या होता है जी, कि आपकी एक सेकंड के अंदर, नहीं सॉरी, एक वेव में कितना टाइम लग रहा होता है। यानी कि ये वेव आपकी यहाँ से जनरेट हुई, सपोज करें ओ से, अब ये पूरा एक वेव का जब इसने डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ इस पॉइंट तक आई है, तो इस दौरान जो टाइम लगेगा इसको आप कह रहे हो तो टाइम पीरियड डिनोट किया जाता है इसको कैपिटल टी से। सपोज करें जी आपने टाइम स्टार्ट किया, वेव आपकी ट्रैवल को हुई, सी तक पहुंची, सी से ओ से ट्रफ, ओ से वापस या टी से ओ पे आ गई। अब ये इसने अपना एक वेव कंप्लीट कर लिया, नाउ यू मेजर द टाइम। अब आप टाइम देखेंगे, सपोज करें 2 सेकंड हो गए, तो आप कहेंगे इस वेव का टाइम पीरियड है 2 सेकंड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव लेंथ, एक वेव लेंथ का डिस्टेंस कवर करने में वेव को कितना टाइम लग रहा होता है। उसके अलावा एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, वो थी फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एफ से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है जी, एक सेकंड में ऐसी वेव कितनी जनरेट हो रही है। सपोज करें जी ये जो मैंने अभी आपके सामने साइनोसोडियल ग्राफ बनाया हुआ है, तो ये एक सेकंड का है। एक सेकंड में अब देखें कितनी वेव जनरेट हुई है, दो वेव जनरेट हुई हुई है। एक तो ये वेव हो गई और दूसरी ये वेव हो गई। तो एक सेकंड में दो वेव जनरेट हुई थी, तो हम कहेंगे कि यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज। तो एक सेकंड में जितनी वेव जनरेट हो रही होती है, जितनी वेव बन रही होंगी, इसको आप कह रहे होते हो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, यहाँ ये वर्ड बहुत यूज होंगे, वेव लेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ ज़रा ध्यान में भी डालिएगा आप। ठीक है जी, तो हमने क्या देखा, एक तो लाइट को हमने देखा, लाइट यहाँ पे वेव का बिहेव शो करेगी, इसलिए हम वेव के तौर पे इसको स्टडी कर रहे हैं। वेव को स्टडी करने से पहले हमने थोड़ी सी वेव की टर्म्स को रिपीट किया। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिनके अंदर वेव की डायरेक्शन एक्स एक्सिस में होगी, तो वाइब्रेशन जो है आपको वाई एक्सिस में मिलेगी। हमने लाइट को ट्रांसवर्स वेव क्यों कहा है, क्योंकि वेव आपको देखो किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, जबकि फील्ड किस डायमेंशन में वाइब्रेट कर रही है, वाई या जेड, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स एक्स वही हो गई ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव की टर्मिनोलॉजीज बता दी जी, एक वेव क्या होती है, वेव लेंथ क्या होता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद मजीद बात करते हैं आगे, कुछ और चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करनी होंगी। तो उनमें एक और चीज़ जो आती है हमारे सामने, वो आती है फेस। फेस या सेम फेस या फेस कोहेरेंट क्या होते हैं। ठीक है जी, फेस क्या होता है, चलें वेव, फेस ऑफ वेव लिख लेते हैं इसको हम। ये क्या होता है जी, फेस, वेव, फेस, ये क्या होता है जी, फेस कहते हैं जी शक्ल को, शक्ल। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने एक ये स्क्वायर बनाया, ठीक है जी,
और ये मैंने आपके सामने एक दूसरी डायग्राम बनाई सर्किल। अब आप देख रहे हो जी इन दोनों की शक्लें जो है वो एक जैसी नहीं है, इन दोनों डायग्राम की शक्ल जो है वो एक जैसी नहीं है, तो हम कहेंगे इनका फेस सेम नहीं है, दे हैव नॉट सेम फेस। ठीक है, इनका फेस जो है वो सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं ये वाली, तो अब आप कहोगे कि इसकी और इसका फेस सेम है। फेस ये FACE वाला फेस नहीं है, PHASE वाला फेस है फिजिक्स का। तो हम कहेंगे कि जी ये दोनों जो डायग्राम्स हैं दे हैव सेम फेस, जबकि इसका फेस सेम नहीं है, और इसका सेम फेस हो जाएगा, इसका और इसका। ठीक है, ये फेसिस होते हैं। इसी तरीके से ट्रांसवर्स वेव के अंदर हम फेस सेम कब कहेंगे, जब आपके पास दोनों वेव जो हैं वो आपकी ऐसे होंगी जी कि जैसे कि ये देखें जी, ये एक वेव जा रही है और ये दूसरी वेव जा रही है। दोनों देख लें जी, एक तो एक ही शक्ल की आ रही है। दे हैव सेम फेस, दोनों का सेम फेस है, एक जैसा सेम है। देखें इनका क्रेस्ट भी एक ही साथ आ रहा है, इनका ट्रफ भी एक ही साथ आ रहा है। इधर भी देख लें आप, क्रेस्ट जो है वो सेम आ रहा है, ट्रफ भी सेम आ रहा है। तो इनको हम कहेंगे कि ये सेम फेस के अंदर पाई जा रही है। ठीक है जी, एक तो ये बात हो गई, फेस का मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं जी कोहेरेंट सोर्सेस की तरफ। कोहेरेंट और मोनोक्रोमैटिक ये क्या होती है? कोहेरेंट लाइट और मोनोक्रोमैटिक लाइट, इन दो को अब ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है जी, इनकी बात करते हैं। अच्छा जी, पहले मोनोक्रोमैटिक लाइट की बात करते हैं। मोनो मतलब एक। हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में भी, और मैंने आपको नेचर ऑफ लाइट के दौरान भी बताया था कि हमारी जो लाइट होती है ये 7 कलर्स पर मुश्तमिल होती है, यानी 7 छोटी छोटी वेव्स होती है। ठीक है जी, एक ऐसे छोटी वेव है, एक ऐसी छोटी वेव है, ऐसी 7 ऐसी डिफरेंट वेव से मिलकर आपकी ये एक पूरी लाइट बन रही होती है। इनमें एक वेव होती है वायलेट, फिर एक इंडिगो कलर की होती है, फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बज़ाहिर ये आपको एक नज़र आ रही होगी, लाइट आपको ये जाती हुई नज़र आ रही है, तो ये आपको एक नज़र आएगी। लेकिन अगर आप इसके सामने प्रिज्म ले आएंगे तो ये अपनी सातों जो इसके अंदर वेव मौजूद है वो अलग अलग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन हुआ ये। ठीक है, ये हमने पढ़ा है डिस्पर्जन के अंदर। तो हमारी ये जो वाइट लाइट होती है, इट इज़ नॉट अ सिंगल लाइट, इट इज़ मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट लाइट, जो 7 अलग अलग लाइट से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन सी 7 होती हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स हैं। इनको हम डिफरेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सारी सातों की सातों लाइट में फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का फर्क होता है। फर्क होता है इनका फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ का, मगर वो इतनी माइन्यूट सा होता है कि जब ये एक आपकी एयर मीडियम में या कभी स्पेस के अंदर से गुजर रही होती हैं तो ये काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होती है, महसूस नहीं हो रहा होता है। इनकी फ्रीक्वेंसी में बड़ा माइन्यूट माइन्यूट सा इनकी फ्रीक्वेंसी में और वेव लेंथ में फ़र्क होता है। लेकिन जब ये एक साथ गुजर रही होती हैं तो इनकी चूँकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो स्पीड के आगे इतना महसूस नहीं होता, तो इसलिए वो आपको एक साथ गुजरती हुई नज़र आ रही होती है। लेकिन प्रिज्म की खास बात ये होती है कि प्रिज्म फ्रीक्वेंसी के अतबार से लाइट को बैंड करता है। अब जो इसके अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बैंड हो जाती है, जिसकी कम होती है वो कम बैंड होती है। तो यूँ आपका प्रिज्म जो है वो सातों लाइटों को अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है ना, दे आर नॉट अ सिंगल लाइट, इट इज़ मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट लाइट। अगर इसमें से कोई एक लाइट आप ले लो, कोई एक लाइट आप ले लो, तो वो कहलाती है मोनोक्रोमैटिक। वो कहलाती है मोनोक्रोमैटिक, क्योंकि फिर उस लाइट का सेम फ्रीक्वेंसी हो गया। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वाइट लाइट की 7 लाइटें हो गई, ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। सपोज करें इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है। तो ये मोनोक्रोमैटिक नहीं, ये तो खैर वाइट लाइट है। और वाइट लाइट में फ़र्क क्या हो रहा है कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं हमें। अगर आप इसमें से कोई एक ले लो, आप फॉर एग्जांपल आपने ये वाली ले ली। अब ये लाइट है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। अब इसके अंदर जितनी भी वेव्स होंगी, जितनी भी, ये पहली वेव आई, थोड़े बाद आपने देखा ये एक और वेव आई, ये एक और वेव आई, अब इन सब की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। इसको आप कहोगे कि ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है। ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट सिंपल जबान में अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगर आपके पास जैसे कि एक 7 लाइटें हैं, डिफरेंट डिफरेंट 7 लाइटें, वो सारी डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट कह रहा हूँ मैं? क्योंकि उन सबकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। उनमें से कोई सी भी एक ले लोगे तो वो आपकी फिर जो है वो मोनोक्रोमैटिक हो जाती है। वो एक सिंगल लाइट होती है, उसकी सारी टाइम पे, किसी भी टाइम पे आप फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे हमेशा सेम आएगी, हमेशा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम आएगी जिस टाइम पे भी आप ले लें। फॉर एग्जांपल आपने रेड ले ली, अब रेड की जो भी फ्रीक्वेंसी है, जब भी मेजर करोगे, सुबह, दोपहर, शाम, रात, इट विल ऑलवेज बी द सेम, वो हमेशा सेम होगी। तो ऐसी लाइट को आप कहते हो मोनोक्रोमैटिक लाइट।
अब आते हैं कोहेरेंट लाइट की तरफ। कोहेरेंट लाइट क्या होती है? कोहेरेंट लाइट दो ऐसी लाइटों को कहा जाता है जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हर चीज़, यानी सिंपल सी जबान में बोलूँ हर चीज़, जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड हर चीज़ सेम हो, टाइम पीरियड ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, ऐसी लाइट्स को हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट लाइट है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये देखें जी, एक ये ग्राफ बनाया मैंने आपके सामने, ठीक है जी, और एक मैं वेव ये बना रहा हूँ नीचे आपके सामने, ये दोनों सपोज कर लें जी इनका टाइम पीरियड भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम नज़र आ रहा है। देखें आप, इसका एम्पलीट्यूड ये हो गया, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, इसका ये एम्पलीट्यूड हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी भी देख लो आप सेम है जी। एक सेकंड के अंदर कितनी वेव जनरेट हुई है? तकरीबन 2.5। इसमें भी देखें एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट हुई है? 2.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो फिर टाइम पीरियड भी सेम होता है, वेव लेंथ भी सेम आ रहा है, हर चीज़ सेम है इन दोनों वेव की। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों वेव जो है वो आपस में क्या है? कोहेरेंट है, दे आर कोहेरेंट वेव। ठीक है जी। तो कोहेरेंट वेव क्या होती हैं? ऐसी दो वेव्स होती हैं जिनकी हर चीज़ एवरीथिंग इज सेम, फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड, यानी एक दूसरे की फोटो कॉपी होती है ये। अब चूंकि फोटो कॉपी होती है, इनके फेसिस भी सेम हो सकते हैं, फेसिस डिफरेंट हो सकते हैं, फेसिस में फ़र्क हो सकता है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक वेव है, अब मैं आपके देखें नीचे में एक वेव बनाऊंगा, होगी तो ये कोहेरेंट, लेकिन फेस डिफरेंट होगा। देखें देखें अभी भी ये सेम है, इनका एम्पलीट्यूड देखें जी, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका एम्पलीट्यूड भी ये है। इसकी वेवलेंथ देखिए कितनी आ रही है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वेवलेंथ भी तकरीबन उतनी आ रही है, सेम वेवलेंथ है। इनका टाइम पीरियड भी आप देख लें, एक सेकंड में कितनी वेव जनरेट हुई है? 3। इधर भी आपके साथ देख लें, एक सेकंड में 3 वेव जनरेट हुई है। ये अब भी कोहेरेंट वो है लाइट, इनकी अब भी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड सब सेम है, लेकिन फेज डिफरेंट है। इनका फेज जो है वो डिफरेंट हो रहा है, फेज डिफरेंट हो रहा है। फेज का मतलब होता है दिखने में, तो देख लो आप इस हिस्से के अंदर देख लो क्या है? क्रेस्ट, और इसी टाइम पर इस हिस्से के अंदर इस वेव में क्या है? ट्रफ। एक वेव का क्रेस्ट आ रहा है, दूसरे वेव का क्या आ रहा है? ट्रफ आ रहा है। तो ये फेज के हिसाब से डिफरेंट है। तो कोहेरेंट फोर्स ज़रूरी नहीं है कि फेज सेम हो उनका, फेज डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन फेज सेम वाली जो वेव्स होती है ना वो कोहेरेंट होती है, ये याद रखिएगा था ये बात। तो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा, इससे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से दोबारा चीज़ें रिपीट करता हूँ। ये सब तो ईजी होता है, ये तो प्रीवियस है। वेव फेस क्या होते हैं जी? आपकी वेव की शक्लें, अगर दो वेव आपको दिखने में ड्रॉ करने में बिल्कुल सेम नज़र आ रही होती हैं, आप कहोगे कि दे आर हैविंग सेम फेस, उनका एक ही जैसा फेस है, सेम फेस वाली वेव है, वो दिख ड्रॉ करने में आपको एक जैसी नज़र आ रही है। आप देख लो जी, इसके आपको यहाँ फर्स्ट हिस्से के अंदर आपको दोनों वेव का क्रैश नज़र आ रहा है, सेकंड हिस्से के अंदर आपको दोनों का ट्रफ नज़र आ रहा है, थर्ड के अंदर फिर दोबारा क्रैश नज़र आ रहा है। सेम फेस है ना, सेम शक्लें बनी हुई है, हम कहेंगे दे आर सेम फेस वेव। और डिफरेंट फेस कब होगा? कि अगर आपको यहाँ एक वेव का क्रैश नज़र आ रहा है तो दूसरी वेव का ट्रफ होगा, तो आप कहोगे ये डिफरेंट फेसिस है। ठीक है, तो अगर दो वेव आपको बिल्कुल आइडेंटिकल लग रही होती हैं, बिल्कुल एक जैसी शक्लें नज़र आ रही होंगी, आप उनको कहोगे कि वो सेम फेस वाली वेव है। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? हम जानते हैं कि लाइट जो है वो 7 अलग अलग लाइटों से मिलकर बनी हुई होती है। अगर आप उन 7 में से किसी एक को ले लें तो वो कहलाएगी मोनोक्रोमेटिक लाइट। उस एक लाइट की ख़ास बात ये होगी कि उसकी हमेशा जिस टाइम पे भी आप फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नापोगे सेम होगी। वाइट लाइट के अंदर ये बात नहीं होती, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर तो अलग अलग 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, वो तो 7, वो तो मिक्सचर है। ठीक है, तो अगर आप एक मिसाल के तौर पे आपने चीनी लिया, पानी लिया, दूध लिया, मिला दिया, ये एक मिक्सचर तैयार हो गया। इसका जायका कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी चीनी ज़्यादा हो गई तो अलग हो जाएगा, कभी दूध ज़्यादा हो गई तो अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीनी को लेते जाओगे हर बार चीनी का जायका सेम आएगा, क्योंकि वो तो सेम है, वो तो एक ही चीज़ है। तो ऐसा ही मामला यहाँ हो रहा है कि ये जो व्हाइट लाइट होती है, चूंकि ये 7 डिफरेंट कलर्स पर मुश्तमिल होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है किसी भी टाइम पर, सुबह अलग फ्रीक्वेंसी है, रात में अलग है। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो तो एक ही वेव है, एक ही चीज़ से बनी हुई है, उसकी तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी, जाहिर बात है फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो टाइम पीरियड भी सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा तो वेवलेंथ वगैरह सब सेम होगी। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। 7 में से किसी भी एक लाइट को आप कहोगे कि वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। और कोहेरेंट लाइट क्या होती है जी? ऐसी दो लाइट जिनकी हर चीज़ सेम हो, यानी कि वो एक दूसरे की आइडेंटिकल फोटो कॉपी होती हैं, और उनकी वेव लेंथ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हर चीज़ सेम होती है। फेज डिफरेंट हो सकता है, फेज डिफरेंट हो सकता है आपको वेव का एक वेव का क्रैश नज़र आ रहा है तो उसी टाइम पर आपको दूसरी वेव का ट्रफ नज़र आ रहा हो,
तो हम कहेंगे कि ये दो कोहेरेंट लाइट हैं लेकिन इनका फेज डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन कोहेरेंट लाइट होने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास वेव की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड सब कुछ सेम होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इसकी, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो लेज़र लाइट आपने देखी होगी जी, एक गन सी होती है हमारे पास जिसमें से हम फायर करते हैं तो हमारे पास एक लाल कलर की लाइट निकल रही होती है। अब ये लाल लाइट है, इट इज़ नॉट वाइट, ये वाइट नहीं है, ये रेड कलर की लाइट निकल रही होती है। इसका मतलब है ये मोनोक्रोमैटिक होती है, मोनोक्रोमैटिक, यानी कि ये आपकी वाइट लाइट नहीं है। वाइट के अंदर जो 7 लाइट है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो उसमें ये रेड वाली लाइट है तो मोनोक्रोमैटिक हो गई। ये वाइट लाइट नहीं कहते हम लेज़र, तो हम कहते हैं लेज़र इज़ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट। फिर उसके बाद ये जो मोनोक्रोमैटिक, ये जो लेज़र होती है ये कोहेरेंट होती है, कोहेरेंट होगी। क्यों कोहेरेंट होगी जी? क्योंकि इसके अंदर से चूंकि एक ही किस्म की लाइट निकल रही है जी, वाइट लाइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, है ना जी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि वो सारी वाइट लाइट है जी, और वाइट लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम, वो सॉरी रेड लाइट है, रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अब जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड भी सेम होगा। अब टाइम पीरियड सेम का मतलब क्या हो गया कि वो एक वेव जो है ख़ास टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर कर रही है, इसका मतलब है वेव का जो लेंथ है वो भी सेम होगा, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, हर चीज़ सेम हो गई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो वाइट लाइट है ये क्या हो गई? मोनोक्रोमैटिक तो है, कोहेरेंट भी हो गई। कोहेरेंट क्यों हो गई? क्योंकि इसमें से जितनी भी वेव निकल रही होंगी वो सारी वेव आइडेंटिकल होंगी, एक जैसे ये वेव निकल रही है सपोज करें, ठीक है जी, एक ही जैसी। इसका हर वक्त किसी भी टाइम पर अगर आप ले लोगे तो आपके पास जो है इसी तरह एक और ये लेज़र लाइट है आपके पास, ये एक लेज़र लाइट है। अब यहाँ से एक ये वेव निकल रही है, ये भी आपके पास सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी वाली होगी। तो ये दोनों क्या हो गई? हम कहेंगे ये दोनों वेव जो है वो मोनोक्रोमैटिक है, ठीक है जी। तो ये दोनों लेज़र लाइट्स हैं, ये दोनों मोनोक्रोमैटिक हैं, रेड लाइट से मिलकर बनी हुई होती है, दोनों कोहेरेंट है। हाँ, फेज डिफरेंट हो सकता है। अगर आपने इसको जैसे एक ही टाइम पे फायर किया है तो शायद दोनों की शक्लें एक जैसी आ रही हो, इसकी यूँ आ रही हो, इसकी भी यूँ आ रही हो, तो हम कहेंगे फेस सेम है। और अगर थोड़ा सा रोक के हम फायर करें तो मिसाल के तौर पर ऊपर वाली का ऐसा फेस आ रहा हो, नीचे वाली का ऐसा फेस आ रहा हो, तो हम कहेंगे कि ये सेम फेस पे आ रही है, इनका सेम फेस है, और इनका हम कहेंगे कि इनका डिफरेंट फेस है, डिफरेंट फेस है, ठीक है। तो कोहेरेंट सोर्सेस जो है ज़रूरी नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है दे हैव सेम फेस। तो ये जो लेज़र लाइट है ये इसकी एग्जाम्पल होती है, जो सारी बातें मैंने आपको अब तक बताई। अच्छा जी, अब आते हैं, कोहेरेंट लाइट भी हो गई, हमने मोनोक्रोमैटिक भी पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ा जी? फेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं जी सबसे पहले वेव फ्रंट्स की क्या होती है। वेव फ्रंट्स देखेंगे अब हम। एक और चीज़ है वेव फ्रंट्स, इंटरफेरेंस के लिए ये सारी बातें जहन में बिठाना ज़रूरी है। तो वहाँ ये वर्ड्स, बस सिर्फ ये वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे, वेव फ्रंट्स, कोहेरेंट, मोनोक्रोमैटिक वगैरह वगैरह, ठीक है जी, सेम फेस वगैरह, वो सब ये आ रहे होंगे। अच्छा जी, अब वेव फ्रंट्स की बात करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि हमारे पास सपोज करें जी ये एक बल्ब है, ये एक सोर्स है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। तो हमने तो अब तक जितने भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं लेंसेस वाले के, जो हमने मैट्रिक में लेंसेस वगैरह के अंदर बनाई, तो हम हमेशा लाइट को कंसीडर करते हैं कि वो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है। ये बात तो सही है, लाइट इज़ ऑलवेज प्रोपगेट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लेकिन ये जो सोर्स है ये खाली एक ही सिम्ट या एक ही तरफ लाइट फेंक नहीं रहा होता, लाइट वो हर तरफ ऐसे स्ट्रेट लाइन में फेंक रहा होता है, ऐसे हर तरफ वो ऐसे लाइट जनरेट कर रहा होगा। तो हम तो अपनी आसानी के लिए खाली एक रे पकड़ लेते हैं, एक रे से हम रे डायग्राम्स बना लेते हैं, एक दो रे से, लेकिन एक्चुअल में सोर्स जो है वो हर तरफ लाइट को निकाल रहा होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब हमने इन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि अगर हमारे पास एक सोर्स है और वो लाइट को, अगर हम सिंपल रे डायग्राम्स बना रहे होते तो हम तो सिर्फ लाइट की एक रे पकड़ लेते हैं, ऐसे एक रे ले लेते हैं, ये कहलाती है रे ऑफ लाइट। लाइट रे भी कह सकते हैं इसको, आप रे ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। तो ये तो एक लाइट रे होती है जो हम रे डायग्राम में यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरफेरेंस वगैरह जैसे फिनोमिना, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, इन जैसे फिनोमिना को स्टडी करने के लिए हमें सोर्स के पास से ये जो सारी लाइट निकल रही होती है इन सब को कंसीडर करना होता है, खाली एक रे को कंसीडर नहीं कर सकते हम। हमें ये सारी रेस को कंसीडर करना होगा, तो हम तो परेशान हो जाएंगे इनको बनाने के अंदर, क्योंकि इतनी सारी, अब एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, हम तो लाइनें ड्रॉ कर करके थक जाएंगे। तो इन इन इतनी सारी ये जो सोर्स के अंदर से ये जो लाइट रेस निकल रही हैं और जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं, इनको इनको रिप्रेजेंट करने का, डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, हम वेव फ्रंट्स बनाते हैं। वेव फ्रंट्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं? वेव फ्रंट्स। ये एक्चुअल में बहुत सारी जो लाइट रेज होती है उनको कंबाइन करने का एक तरीका कह लो आप।
उसको कंबाइन करके डायग्राम के जरिए ड्रॉ करने का तरीका होता है। वो क्या होता है जी, वो ऐसे हम ऐसे सर्किल्स बनाते हैं, सोर्स के इर्द गिर्द ऐसे सर्किल बनाएंगे, एक ये सर्किल हो गया, ये एक वेव फ्रंट है, इसी तरीके से ये एक वेव फ्रंट है, ऐसे सर्किल्स बनाते हैं जो हम साउंड के अंदर भी यूज कर रहे थे। हम एक सर्किल गलत हो गया, ठीक है, ऐसे सर्किल्स बना देते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये वेव फ्रंट्स है, वेव फ्रंट्स है ये, ठीक है। तो बाज़ औक़ात आप लाइट को एज अ रे शो करते हैं, रे डायग्राम्स वगैरह के अंदर सिंप्लिसिटी के लिए हम लाइट की खाली एक रे ले लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, ये एक वेव है एक्चुअल में, ये एक वेव ले ली जिसको हमने एक रे की सूरत में बिहेव कर दिया। लेकिन बाकी फिनोमेना को पढ़ने के लिए हमें सोर्स में से निकलने वाली ज़्यादातर लाइट को पकड़ना होता है, ज़्यादातर लाइट को कंसीडर करना होता है। तो अब हम उनको कैसे कंसीडर कर रहे होते हैं, उनको हम जिस डायग्राम के जरिए कंसीडर कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट कोई रैंडम सर्किल नहीं बनते, रैंडम सर्किल नहीं बनते। अगर हम गौर से देखें, डिटेल में देखें, तो ये हमारे पास सपोज करें कि सोर्स है, ये हमारे पास सोर्स है। अब इसमें से एक लाइट वेव ये निकल रही है जी, ये एक वेव निकल रही है, ठीक है जी। इसी तरीके से अब मुझे इसकी कॉपी करनी पड़ेगी ताकि मेरा जो है फेस सेम रहे। है, ये तरीका सही नहीं है। हाँ, चलो अल्लाह मालिक ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे पास सपोज करें एक सोर्स है जी, इसमें से ये एक वेव निकल रही है, ठीक है, ये एक वेव निकल रही है, ये एक रे हो गई। अगर हम रे डायग्राम करते हैं तो इसको तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब एक वेव सपोज करें जी आपकी यहाँ से निकल रही होगी, ये निकल रही होगी एक वेव, ये ऐसे जा रही, एक वेव आपकी ये जा रही है जी, ठीक है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, उल्टी हो गई, ये हो गई जी एक वेव आपकी ये जा रही है जी, ठीक है जी। तो अभी हम ये डिफरेंट वेव्स हैं। अब हम देखते हैं जी कि आप देखें इन तीनों, इनके इस पॉइंट को देखिएगा जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट देखें, ये क्रेस्ट है। इसी तरह इस पॉइंट को देखें, ये इस वेव का क्रेस्ट है। इस पॉइंट को देखें हम, ये इस वेव का क्रेस्ट है। अगर हम इन, अब ये तीनों क्रेस्ट हैं जी, जो तीन डॉट मैंने बनाए, ये तीनों वेव के क्रेस्ट हैं, यानी सेम फेस है ये तीनों क्या है, सेम फेस है। आपके ये तीनों पॉइंट वेव की एक ही शक्ल पर पाए जा रहे हैं। तो अगर आप इन तीनों क्रेस्ट को मिला लो, ये तीनों क्रेस्ट को एक लाइन की मदद से बना लो, ये बन रहा है आपका वेव फ्रंट। इसी तरह इस पॉइंट को देखें जो मैं ब्लू से मार्क करूंगा, ये पहली वेव का ट्रफ है, ये दूसरी वेव का ट्रफ है, ये तीसरी वेव का ट्रफ है। ये तीनों पॉइंट भी सेम फेस हो गए, ये तीनों पॉइंट भी आपके, ये तीन वेव के अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन तीनों पॉइंट पर वेव का फेस सेम है। तो अगर आप इनको मिला लोगे, ये अगला आपका वेव फ्रंट बन गया, एक वेव फ्रंट ये हो गया। इसी तरीके से इस पॉइंट को देखें जी, अब ये आपके पास पहली वेव का क्रेस्ट, दूसरी वेव का क्रेस्ट, तीसरी वेव का क्रेस्ट। तो यहाँ तीनों वेव के क्रेस्ट 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 मिला देते हैं, यह अगला वेव आ गया। तो ये कहलाते हैं वेव फ्रंट, जो आपकी वेव के अंदर सेम पॉइंट्स को कंबाइन करने से बन रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम सीधा सीधा रखें तो ये एक आपके पास एक वेव ये आ गई, ठीक है। इसी तरीके से एक वेव ये आ गई, सेम फेस है ये, और एक वेव ये आ गई, तीन वेव आ गई। अब इनके जो सेम सेम पॉइंट्स हैं आप उनको कंबाइन कर लें, सेम पॉइंट्स को। तो इधर इधर का ये आपने क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट, इसका क्रेस्ट कंबाइन कर दिया, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ, इसका ट्रफ कंबाइन कर दिया, फिर क्रैश 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 कंबाइन कर ले। ये जो आपकी लाइंस ड्रॉ हो रही है ना, जो तीनों वेव के सेम पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही होती हैं, इनको आप कह रहे हो तो वेव फ्रंट, ठीक है जी। तो अगर आपके पास ये सोर्स है और ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा वेव फ्रंट है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पहले वाले वेव फ्रंट पे वेव का क्रेस्ट है, तो फिर इसका मतलब है तमाम वेव का क्रेस्ट होगा इस पॉइंट पर, तमाम वेव का क्रेस्ट होगा। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट, दूसरे वेव फ्रंट पे अगर सपोज करें जी वेव का ट्रफ है, तो तमाम वेव का ट्रफ होगा इसके अंदर ऐसे। इसी तरीके से तीसरे पे क्या होगा, सपोज कर लें क्रेस्ट है, तो फिर तमाम वेव का क्रेस्ट होगा। तो ये जो लाइंस होती हैं, ये जो सरफेसिस होती है ना, ये सरफेसिस जो आपकी तमाम वेव के सेम पॉइंट को कनेक्ट कर रही होती हैं, इनको आप कह रहे होते हो वेव फ्रंट, ठीक है। और वेव फ्रंट्स के जरिए हम बहुत सारी वेव को सिंपली तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ना यहाँ पर कितनी सारी, ये जो पांच
5 वेव को मैंने आपस में ऐसे कंबाइन करके एक शक्ल बना दी, एक वेव फ्रंट बना दिया, इनको आप कहते हो वेव फ्रंट। ठीक है जी। अब वेव फ्रंट हमने समझ लिया जी। वेव फ्रंट क्या होता है? अगर हमारे पास एक सोर्स लाइट जनरेट कर रही होती है और वो लाइट, जाहिर बात है एक ही सोर्स पैदा कर रही है, तो वो जो लाइट है वो सारी कोहेरेंट होती है, सेम फेसिस होती हैं, एक ही तरीके से निकल रही होती है, एक ही कोहेरेंट होंगी, क्योंकि उनकी वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, इन सब होगा ना, ये जितनी भी वेव्स हैं इनसे ये कोहेरेंट है, क्योंकि एक ही सोर्स से पैदा हो रही है, इनकी वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी सब सेम होगी, इनका फेस भी सेम होता है, फेस भी सेम होगा। तो अगर हम इनके सेम फेसिस पॉइंट को कनेक्ट कर दें आपस में, यानी क्रैश, तमाम वेव के क्रैश को कंबाइन कर दें, तमाम वेव के ट्रफ को कंबाइन कर दें, फिर सेकंड क्रैश को कंबाइन कर दें, फिर सेकंड ट्रफ को कंबाइन कर दें, तो ये जो स्फेरिकल सरफेसिस बन रही होंगी इनको हम कहते हैं वेव फ्रंट। एंड इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मेथड टू रिप्रेजेंट लॉट ऑफ वेव्स। ये जो लाइट की मुख्तलिफ बहुत सारी रेज हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से जाहिर करने का ये तरीका होता है। ठीक है, तो अगर आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपके पास ये सोर्स है, इंटरफेरेंस स्टडी करना है, दो तरीके हैं आपके पास इसमें से लाइट को निकालने के। या तो ऐसे निकाल लो जी, ऐसे रे बना बना के, तो ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा, पता नहीं कितनी रे बनानी पड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है जी। और फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि हम ऐसे सर्किल्स बना देंगे। इन सर्किल्स का मैं तो खैर डायग्राम बना रहा हूँ, इन सर्किल्स की मदद से भी हम लाइट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर सर्किल को अगर आपने स्टडी करना है तो आप समझ जाओगे कि इस वाले वेव फ्रंट का मतलब होगा यहाँ पे तमाम वेव का पॉइंट सेम है, इस वाले का मतलब होगा यहाँ पर भी वेव सेम है, फेस सेम फेस है, सेम फेस है, सेम फेस है। तो सेम फेसिस पर ही वेव फ्रंट्स बन रहे होते हैं। वेव फ्रंट्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, इनकी भी टाइप्स होती हैं जी, दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है स्फेरिकल और एक कहलाती है प्लेन। स्फेरिकल क्या होती है जी? सपोज करें ये सोर्स है, अब इधर से आप अगर इसके वेव फ्रंट्स बनाओ तो वो तो स्फेरिकल बनते हैं, ऐसे ऐसे स्फेरिकल्स बनते हैं, तो इनको तो आप कहते हो कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है जी, ऐसे स्फेरिकल्स बनते जाएंगे, इनको तो आप क्या कहेंगे कि ये स्फेरिकल। लेकिन ये जितना सोर्स से दूर होते जाएंगे, अब आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा प्लेन होती जा रही है। अब देखें ये वाला तो बहुत ज़्यादा स्फेरिकल है, कहीं से भी प्लेन नहीं है, लेकिन ये वाली देखें आप, इस हिस्से की तरफ से थोड़ा प्लेन हो गई, और बढ़ा लोगे और प्लेन होती जाएगी, तो आगे जाके ये बहुत ज़्यादा दूर चली जाएगी, तो आपको कुछ ऐसे नज़र आने लग जाएंगी, ये बीच में से, जहाँ ऊपर से स्फेरिकल हो रही होंगी लेकिन बहुत ऊपर जा करके स्फेरिकल हो रही होंगी। तो ये जो आगे जाके ये प्लेन हो रही है ना, इनको हम कहते हैं कि ये प्लेन वेव फ्रंट्स है। तो ये वाली हो गई प्लेन, ये वाली हो गई प्लेन वेव फ्रंट्स हैं ये, और ये वाली जो है ये सारी ये स्फेरिकल हो जाती है। ठीक है, तो वेव फ्रंट्स हमारे पास दो किस्म के होंगे, दोनों तरीकों से आप जाहिर कर सकते हैं, प्लेन प्लेन है या स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब है ये सोर्स से बड़ी करीब है, प्लेन का मतलब है ये सोर्स से बहुत दूर है। ये जो प्लेन होती है ये भी स्फेरिकल होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्फेयर होता है, इतना बड़ा स्फेयर होता है कि अगर आप इसके इतने बड़े हिस्से को देख रहे होते हो तो इट सीम्स लाइक प्लेन, ये बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा होता है। और अगर हम यहाँ पर वेव जनरेट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एक ये एक वेव हो गई, ये एक वेव क्रैश ट्रफ क्रैश ट्रफ क्रैश ट्रफ क्रैश ट्रफ, ठीक है, ये एक वेव हो गई। अब इसी तरह दूसरी वेव अगर आप बनाओगे